आज हम बायोज्योग्राफी में भौगोलिक पृथक्करण के बारे में, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतुओं का जो वितरण है और जीवाश्मी वितरण यानी वर्तमान वितरण और जीवाश्मी वितरण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि विभिन्न जो जैविक भूजैविक प्रदेश हैं उनमें असमानताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूगर्भिक हलचल के कारण समय समय पर महाद्वीप एक दूसरे से पृथक होते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जंतुओं में एकाकीकरण उत्पन्न हुआ और विभिन्न महाद्वीपों में उनका विकास भी भिन्न रूप से हुआ। जीवाश्मी प्रमाणु से सिद्ध होता है कि जंतुओं का वितरण दो भूगर्भिक हलचल के कारण प्रभावित हुआ है। पहली पर्वतीकरण क्रिया, जिसे लैरामाइड क्रांति कहते हैं, पैलियोजोइक युग के अंत में हुई थी। इसके फलस्वरूप एप्लेशियन, यूराल, विंध्यन आदि पर्वतों की रचना हुई। क्रिटेशियस युग के अंत में हुई यह पर्वतीकरण की क्रिया हिमयुग से भी प्रभावित हुई। उस समय महासागरों का जल स्तर 300 फीट से भी अधिक नीचे चला गया था। संभवतः उसी समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और गैलापागोस द्वीप पृथक हो गए थे। ये वह युग था जबकि विश्व में मछलियों की उत्पत्ति हो गई थी और सरीसृप वर्ग के जंतु विकसित होने लगे थे। यही कारण है कि इन क्षेत्रों के जीव जंतु का विकास पृथक रूप से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जंतु अत्यधिक अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। वहाँ मार्सुपियल जैसे जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं की अविकसित अवस्था से सिद्ध होता है कि इनका सम्मिश्रण विश्व के अन्य भागों के जंतुओं से एक लंबे समय तक नहीं हुआ है। गोलपागोस द्वीप में स्तनधारी जंतु बिल्कुल नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड द्वीप भी पिछले 13.5 करोड़ वर्षों से शेष विश्व से पृथक रहा है और यहाँ स्तनधारी जंतुओं का नितांत अभाव है। कीवी, एप्टेरिक्स, एमू, रिया जैसे नहीं उड़ सकने वाले पक्षी पाए जाते हैं। इसी प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप, चट्टम द्वीप, मैक्यूरिने द्वीप, इन द्वीपों में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं जो उड़ नहीं सकते। पर्वतीकरण क्रिया का दूसरा युग इयोसीन युग में आरंभ हुआ, जिसे एल्पाइन पर्वतीकरण कहते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस युग में पेंजिया का पृथक्करण आरंभ हो गया था। उत्तरी गोलार्ध में सीमित थल भाग दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे थे। इस युग के जीवाश्मी अवशेषों को देखने से पता चलता है कि इस युग से पूर्व दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्राजील के पठार और दक्षिण व मध्य अफ्रीका के पठार की चट्टानों में बहुत समानताएं हैं। इन दोनों क्षेत्रों में पठारी भाग में हीरा और सोनायुक्त चट्टानें मिलती हैं। दोनों पठारी भागों की चट्टानों में नॉर्थोफेगस, एक दक्षिणी समुद्र तटीय वृक्ष, एवं ग्लासोपटेरिक्स जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। इयोसीन युग में इन उष्णकटिबंधीय वृक्षों और जंतुओं की पेंजिया के दक्षिणी भागों में अधिक उत्पत्ति हुई थी।
भौगोलिक पृथक्करण के बाद इन वृक्षों और जंतुओं की जातियां लुप्त हो गई, क्योंकि ये भाग महाद्वीपीय प्रवाह के कारण अधिक दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवाहित हो गए थे। एल्पाइन परिवर्तन क्रिया लंबी अवधि तक चलती रही, जिसके कारण नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। भौगोलिक पृथक्करण करने में अत्यंत प्रभावशाली रही। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज व मध्य एशिया के विभिन्न विशाल पर्वतों की उत्पत्ति हुई। उस समय स्तनधारी जंतुओं का प्रसार संपूर्ण महाद्वीपों में हो चुका था और ये चौपाई जंतु ऊंचे पर्वतों की बाधाओं को पार करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप पैलियार्कटिक प्रदेश के जंतु ओरिएंटल प्रदेश के जंतु से पृथक हो गए। यही कारण है कि मलाया में पाए जाने वाला टापीड जंतु दक्षिणी अमेरिका के टापीड जंतु से भिन्न है। नेपाल में पांडा, याक, मस्क डियर जैसे जंतु पाए जाते हैं, जबकि हिमालय के दक्षिणी भागों में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। इसी तरह एंडीज पर्वतों के पश्चिमी और पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले जंतुओं में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। एंडीज पर्वत की उत्पत्ति के बाद अर्जेंटीना और चिली प्रदेश के जंतु का सम्मिश्रण नहीं हो सका है। एंडीज के पश्चिमी भागों में चिंचिला, ओपोसम, लामा, इग्वाना जैसे स्तनधारी पशु पाए जाते हैं, जो पूर्वी ढालों पर नहीं मिलते हैं। संभवतः उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पनामा जलडमरू मध्य द्वारा सम्मिश्रण भी पृथ्वी पर एक नवीन परिघटना है। ग्वाटेमाला और पनामा के बीच निम्न भूभाग द्वारा ये दोनों पृथक थे, इसलिए